हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम NCERT 10th क्लास जो साइंस है हमारी, उसका अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम बोर्ड के लिए, एग्ज़ाम बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे आएंगे वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज की इस सेशन में। जो फ्रेंड्स आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो आज जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में क्या है, विसरण क्यों है यह अपर्याप्त है। कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय क्या है, जिसमें एक एक तो होता है हमारा एकल कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिकीय पाई जाती है, बहुकोशिकीय जिसमें दो या उससे अधिक कोशिकीय पाई जाती हो, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कि बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की जो आवश्यकता पूरी करने के लिए जो विसरण क्यों अपर्याप्त है, क्यों है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि विसरण जो है क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकती। कि जो विसरण है बहुकोशिकीय जीवों में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के विसरण क्यों अपर्याप्त है, मतलब जो विसरण है उसके द्वारा जो बहुकोशिकीय जीवों के में ऑक्सीजन है वो पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचाई जाती, क्यों नहीं मिलती, वो इसका कारण हम इस आंसर में देंगे। क्या है कि विसरण क्रिया के द्वारा जो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीवों में जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के जो प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकती। कि बहुकोशिकीय जीव है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है वो विसरण के माध्यम के द्वारा वो है पूरे जो शरीर के अंग है उस तक नहीं पहुंचाई जाती। और बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होता है, जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होता है, परंतु जो विसरण जो क्रिया है, जो विसरण जो क्रिया है, इस क्रिया के माध्यम के द्वारा जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें ऑक्सीजन प्रत्येक सिरे में नहीं पहुंचाई जाती और इसके कारण क्या है, ये अपर्याप्त मात्रा में है। और बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है, प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विसरण क्रिया नहीं पूरी कर सकती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो चलो फिर से इसको द्वारा पढ़ते। कि विसरण क्रिया थी हमारी, इस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन है बहुकोशिकीय जीव में पर्याप्त मात्रा में शरीर के प्रत्येक अंग तक नहीं पहुंचाई जाती है। बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही आवश्यक है। क्या है जी, बहुत ही आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीव है जो हमारे लिए, जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन कितनी उपलब्ध है, कितनी मात्रा उसकी ऑक्सीजन की हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। जैसे कोविड में हमने देखा कि ऑक्सीजन कितनी इम्पोर्टेंट थी एक व्यक्ति के लिए, तो इसीलिए बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन है वो बहुत ही आवश्यक है। परंतु जो विसरण है क्रिया, इस क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन है प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग तक नहीं पहुंचाई जाती। और बहुकोशिकीय जीव की संरचना क्या होती है, अधिक जटिल होती है, प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, विसरण क्रिया नहीं पूरी कर सकती। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सजीव, कोई वस्तु है वो सजीव है, कोई वस्तु है वो सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कि कोई वस्तु है हम कैसे कह सकते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव है, इसके बारे में हम कैसे उसका मापदंड का उपयोग कर सकते हैं, क्या एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा सकते हैं कि ये सजीव है, ये निर्जीव है, ये श्वसन ले रही है या ये श्वसन नहीं ले रही।
तो सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती रहती है, कि सजीव जो वस्तु है वो क्या करती है कि गति करती है। क्या करती है? लगातार निरंतर लगातार गति करती है, चाहे वह सुप्त अवस्था में हो या बाह्य रूप में अर्चित दिखाई देती है। कौन सी अवस्था है? सुप्त अवस्था या बाह्य रूप में दिखाई देती है। उनके अणु गतिशील रहते हैं। उनके अणु हैं वो क्या है? सजीवों के गतिशील रहते हैं। उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। उनके जीवित होने का प्रमाण है वो मिलता है। हम कह सकते हैं कि वो सजीव वस्तु है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन का हम, कि सजीव है कोई वस्तु, हम कैसे कह सकते हैं, किस मापदंड का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा जी कि सजीव वस्तुएं क्या करती है? निरंतर गति रहती है, करती रहती है, निरंतर लगातार गति करती रहती है, चाहे वो कौन सी अवस्था में, सुप्त अवस्था में हो या बाह्य रूप से अचेत दिखाई देते हैं। उनके अणु गतिशील रहते हैं। उनके जीवित होने का प्रमाण भी मिलता है। किसी जीव के द्वारा कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कोई जीव है उसमें कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कोई जीव कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, क्यों? जीव की शारीरिक वृद्धि के लिए, जीव है उनकी जो शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जीव है उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए क्या है? बाहर से जो अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कोई जीव है उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए उसको किसकी ज़रूरत है? तो हम कहेंगे बाहर से जो कच्ची सामग्री है उसकी आवश्यकता है। कच्ची सामग्री में क्या होंगे? वो भोजन प्राप्त है, भोजन के द्वारा उसको बाहर से ग्रहण करेगा, वो ग्रहण है क्या करे, वो उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए ज़रूरी है। पृथ्वी पर जीवन किस पर आधारित है? तो हम कहेंगे जी कार्बन पर आधारित है। पृथ्वी पर जीवन है किस पर आधारित है? कार्बन पर आधारित है। अतः खाद्य पदार्थ कार्बन पर भी निर्भर है। जीवन है पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर जो जीवन है किस पर निर्धारित है? तो हम कहेंगे जी किस पर है? कार्बन अणुओं पर आधारित है। और ये खाद्य पदार्थ भी किस पर आधारित है? कार्बन पर आधारित है। ये कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। कार्बनिक यौगिक है किसका रूप है? भोजन का ही अन्य रूप है। इसमें जो कार्बनिक जो यौगिक है इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान प्रमुख है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मतलब उसको ग्रहण करना, उसको छोड़ना, ये क्या ये एक आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण अन्य है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अतिरिक्त क्या है? जल और खनिज लवण अन्य है। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ का है, हरे पदार्थ है, इन कच्चे पदार्थ कौन से? जिससे कच्चे पदार्थ के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण होता है। कि किसी जीव के द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हम कहेंगे जीवों की शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक विकास के लिए, उसकी शारीरिक रचना के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जीव के लिए पृथ्वी पर जीवन किस पर आधारित है? हम कहेंगे कार्बन के अणुओं पर आधारित है। और खाद्य पदार्थ भी किस पर निर्भर करता है? तो हम कहेंगे जी कार्बन पर निर्भर करता है। कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। कार्बनिक यौगिक का किसका रूप है? भोजन का ही अन्य रूप है। इसमें जो कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। और इसके अतिरिक्त इनके जो अतिरिक्त है ऑक्सीजन और CO2 के अतिरिक्त है जल व खनिज लवण अन्य हैं। हरे पौधे इन जल व खनिज लवण का उपयोग कैसे करते हैं? तो हम कहेंगे सूर्य का प्रकाश में उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करता है। सूर्य के प्रकाश में जब वो CO2 और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उसमें किसमें उसको परिवर्तन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट है उसको हम क्या कहेंगे? एक मंड या स्टार्च के रूप में उसको प्राप्त किया जाता है। तो वो किसका निर्माण होता है? हम कहेंगे जी स्टार्च का निर्माण कहते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कशन किया है। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि विसरण
बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन है वो अपर्याप्त रूप से होती है। क्यों होती है? किस क्रिया के द्वारा? वो है विसरण के द्वारा। विसरण क्रिया थी वो क्या थी? बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन है उसकी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाई जाती पूरे प्रत्येक शरीर के अंग में। और कौन सी क्रिया? विसरण क्रिया के द्वारा। परंतु ऊर्जा के लिए जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस है, वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग है उसका उस प्रत्येक अंग तक नहीं पहुंच पाती विसरण क्रिया के द्वारा। और बहुकोशिकीय जीवों की संरचना भी जटिल होती है, प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये हमने क्वेश्चन किया था। दूसरा था हमारा कोई सजीव वस्तु सजीव है इसका मापदंड कैसे करेंगे, ये भी हमने डिस्कशन किया था। कि किसी जीव के द्वारा उनकी कच्ची सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। कि जीव की शारीरिक वृद्धि के लिए हार है वो ज़रूरी है। कच्ची सामग्री की आवश्यकता है वो शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से हम उपयोग करते हैं इस जीव। और पृथ्वी पर जीवन किस पर आधारित है, तो हम कहेंगे जी कार्बन पर आधारित है। खाद्य पदार्थ किस पर निर्भर करते हैं? कार्बन पर निर्भर करते हैं। कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज अन्य लवण भी है। और पौधे इन कच्चे पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? कि जीव है उनके अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रम है को आवश्यक मानेंगे? जो प्रक्रम है जीवन के अनुरक्षण के लिए, अनेक जैविक क्रियाएं जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैसे पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि व उत्सर्जन। क्या है पोषण? पोषण क्या होता है? क्या कहेंगे? पोषण किसे कहते हैं? जो पोषक को ग्रहण करने की विधि है, ग्रहण करने की विधि को हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। पोषण कहेंगे। पोषक क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज घटक पोषक होते हैं। इन पोषक को शरीर के अंदर ग्रहण करने की विधि है उसको हम पोषण कहते हैं। गति, श्वसन और वृद्धि और उत्सर्जन वो क्या कहेंगे हम? जीवन के अनुरक्षण के लिए प्रक्रमों का आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करना है। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करना है तो हमारा उत्तर क्या आएगा जी? स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? तो कहेंगे जो जीव है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या आएगा जी आंसर हमारा? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन है स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? स्वपोषी कहेंगे। जैसे पादप, पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी, जो जीव जंतु क्या है? जंतु दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों के द्वारा पादपों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? विषमपोषी कहेंगे। जैसे कवक, जीव जंतु, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? इंपॉर्टेंट है कि पहले तो हमने देखा कि जीवों के लिए कच्ची सामग्री क्यों आवश्यक है। कच्ची सामग्री जीवों के लिए हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए, उसके शारीरिक विकास, शारीरिक रचना के लिए कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगर पादप है ये कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं वो हम देखते हैं कि पौधा कहाँ से प्राप्त करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री। तो जल, पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती है। किसके द्वारा? हमारा पहला जो पॉइंट रहेगा इसका आंसर का जल। दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल का क्या काम होता है पौधों के लिए। सूर्य का प्रकाश क्या
कैसे ग्रहण किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो जल। पौधे की जो जड़ें हैं भूमि से जल प्राप्त करती है। पौधे की जो जड़ें हैं भूमि से जल प्राप्त करती है। बात करें पौधे में, पौधे में दो एंजाइम वो होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जो पौधे को जो पौधे को जो जल है, जल किसके द्वारा जाता है, ग्रहण किया जाता है? वो जाइलम के द्वारा। जैसे जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम जैसे। और जो पोषक है, पोषक जो खाना तैयार होता है, जो खाना पहुंचाया जाता है पौधों तक, वो फ्लोएम। ये दो हमारे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट थे कि पौधों की जड़ में जो भूमि जल प्राप्त करती है, पौधों की जड़ से भूमि से जल प्राप्त करते हैं पौधे। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे इस वायुमंडल से रंध्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैसों का आदान प्रदान पौधों में, पादपों में कहाँ से होता है? गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा जी? रंध्रों के द्वारा। जैसे CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और इसके बदले में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये काम किसका होता है? तो हम कहेंगे जी रंध्रों के द्वारा होता है। पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती हैं, पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे से वायुमंडल से रंध्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल है, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है। पत्तियों में हरा रंग वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं? हरा वर्णक होता है, उसे क्या कहेंगे? कि हम कहेंगे जी क्लोरोफिल होता है। क्या होता है जी? क्लोरोफिल होता है। ठीक जी। जिसमें क्या मौजूद होता है? अरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है, पत्तियों में होता है। और पौधों की जो खाद्य फैक्ट्रियां किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे जी खाद्य फैक्ट्रियां वो पत्तियां हैं। और पत्तियों में एक हरा रंग होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल है वो एक प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें मदद करता है। किसकी? प्रकाश जो संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या काम करता है? क्लोरोफिल काम करता है। क्लोरोफिल है जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सूर्य का प्रकाश होता है, CO2 और O2, और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इससे जो क्या बनेगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया किसमें होती है? क्लोरोफिल के द्वारा होती है। सूर्य के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो पौधा कहाँ से? जल से प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करता है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उनके लिए जो आवश्यक तत्व है वो कौन कौन से? जल है और कार्बन डाइऑक्साइड है और सूर्य का प्रकाश है। हमारे अमावस्या में अम्ल की क्या भूमिका है? तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? हमारे अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। पहले तो बात करते हैं जो हमारा जो हार नली ये कितने भागों से मिलकर बनी होती है? हार नली ये कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 6 भागों से। कौन कौन से है? पहला जो हमारा भाग कौन सा आता है? मुख आता है। क्या? मुख। दूसरा भाग क्या आता है जी? ग्रैसिका। क्या आता है? ग्रैसिका। तीसरा भाग हमारा क्या आता है? अमावस्या आता है, अमावस्या। चौथा हमारा भाग क्या आता है? अग्नाशय। पांचवा भाग क्या आता है? यकृत। छठा भाग क्या आता है? गुदा। तो क्या है? 6 भाग है।
शुरुआत कहाँ से होती है पाचन तंत्र की? मुख से, समाप्ति होती है वो गुदा तक होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है अमावस्या के बारे में, जो क्रम प्रक्रम वाइज जो आता है हमारा तीसरा नंबर है अमावस्या का, वो है अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कहेंगे जी अमावस्या। किस में पाया जाता है जी? अमावस्या में हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल अमावस्या में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। कि हमारे अमावस्या में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमावस्या में क्या प्रदान करता है? किसका निर्माण करता है? अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। और इसी के मदद से, किसके मदद से? हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक की मदद से एंजाइम अपना कार्य करते हैं। कि हमारे शरीर में, हमारे अमावस्या में एक अम्ल पाया जाता है जो क्या है? एंजाइम अपना कार्य करते हैं इसकी मदद से। किसकी मदद से जी? तो हमारा आंसर आया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। ये अमावस्या में एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये अम्ल अमावस्या में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। और ये क्या काम करता है? तो हम कहेंगे जी एंजाइम में अपना कार्य करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित, जो हम खाना खाते हैं और ये खाना हम मुख से शुरू करते हैं, फिर ग्रसिका तक पहुंचता है, और ग्रसिका से पहुंचने के बाद ये सीधा जो अम्लीय खाना है, जो खाना है, ये अमावस्या में जाता है। अमावस्या में जाने के बाद जो इसमें कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? उस खाने को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाता तो इसमें जो इस भोजन को पचाने में क्या एंजाइम होते हैं? अमावस्या में एंजाइम अपना कार्य करते हैं इस भोजन को पचाने में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में जो भोजन के साथ साथ जो कुछ रोगाणु है, कुछ रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। अम्लीय खाना है अमावस्या में जाएगा, और इसके साथ कुछ जो रोगाणु हो गए तो इस अम्ल के संपर्क में आएंगे, तो उस रोगाणुओं को क्या नष्ट करेंगे? कौन करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करेगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमावस्या में भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो हमारे शरीर में अमावस्या में एक अम्ल पाया जाता है, उसका क्या कार्य है? हम कहेंगे जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल हमारे अमावस्या में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, और इसकी मदद से जो हमारे शरीर में जो भोजन जाता है अमावस्या में जाता है, और इसमें जो एंजाइम है वो इसका अपना कार्य करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित जो रोगाणु होते हैं उसके साथ जाते हैं, निगलते हैं हम, तो वो उस रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमावस्या को पचाने में सहायता करते हैं। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? अभी हमने देखा कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है, और इस भोजन को पचाने में कौन काम करते हैं? एंजाइम काम करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक जो एंजाइम है उसका काम क्या है? पाचन एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। कि भोजन है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट में जो प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ये क्या है? जटिल होते हैं। और इन जटिल को सरल खंडों में विखंडित करना, ये काम किसका है? एंजाइम का काम है। तो एंजाइम क्या काम करते हैं? जटिल भोजन को सरल, आसान, सूक्ष्म या लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। इस प्रकार से सरल पदार्थ किस में जाता है? छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे शरीर में पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो हम कहेंगे छोटी आंत में होता है। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब पूछा जाता है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांतर है वो कैसे अभिकलित किया जाता है?
क्या आंसर आएगा? पचा हुआ भोजन। पहले हमारा भोजन कहाँ जाता है? मुख के द्वारा। मुख से शुरुआत होती है। मुख के बाद कहाँ जाता है? ग्रेसिका में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रेसिका में जाता है। ग्रेसिका के बाद हमारा जो भोजन है कहाँ जाता है? अमावस्या में जाता है। अमावस्या में हमने देखा एक कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये इस भोजन को अम्लीय बनाता है और इसके साथ जो भोजन के द्वारा जो रोगाणु आते हैं उसको नष्ट करते हैं। अमावस्या के बाद हमारा भोजन जाता है अग्नाशय में जाता है। अग्नाशय में जाता है और अग्नाशय के है अग्नाशय में जब भोजन जाता है अम्लीय है और इस अम्लीय को जो अग्नाशय में जाता है भोजन, इस अम्लीय को क्षारीय करने के लिए जो क्षारीय इस अम्लीय भोजन को क्षारीय उदासीन बनाने के लिए तो यकृत से कुछ ग्रंथियाँ हैं, वो कुछ है रस स्रावित होता है पित्त रस। क्या होता है? पित्त रस स्रावित होता है यकृत ग्रंथि से। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है और पित्त रस इस अम्लीय भोजन को किस में बदलता है? इस अम्लीय भोजन को हम कहेंगे जी क्षारीय में बदलता है। कौन? यकृत। अग्नाशय पहला हमारा मुख से स्टार्ट हुआ, ग्रेसिका तक पहुंचा, फिर अमावस्या। अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्लीय बनाता है। फिर अग्नाशय में जाता है। अग्नाशय में ये क्या अम्ल है? अम्लीय भोजन होता है। इस भोजन को क्षारीय बनाने में यकृत के द्वारा एक पित्त रस स्रावित होता है। इस रस के द्वारा पित्त रस के द्वारा इस भोजन को क्षारीय बनाया जाता है और ये पचा हुआ भोजन शुद्रांतर छोटी आंत में अवशोषित होता है। शुद्रांतर में हजारों सूक्ष्म अनुगुलिनिमा विलाई होते, इसी कारण आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाती है। क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है। अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, श्वसन के लिए ऑक्सीजन। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभबद्ध है? कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है या लाभबद्ध है? तो हमारा आंसर आएगा जी, वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वातावरण में ऑक्सीजन है पर्याप्त है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो स्थलीय जीवों के द्वारा आसानी से ली जाती है। स्थलीय जीवों के द्वारा भी आसानी से ली जाती है, परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा होती है, कम होती है, सूक्ष्म कम होती है, परंतु वातावरण में जो ऑक्सीजन है बहुत पाई जाती है। था जल में मिला होता है, सूक्ष्म मात्रा होती है, तो वह जल में मिला होता है। जलीय जीव है इसे मिले ऑक्सीजन लेने के लिए काफ़ी गति में सांस लेते हैं तथा संघर्ष करते हैं।